नंबर 21 में देखिए, a man 2 meter tall stands 5 meter in front of a large vertical plane mirror. Then this angle subtended by his eye by his image in the plane mirror is clearly. तो सपोज ठीक है, ये मैन हो गया। अब ये बताओ कि अगर इसका प्लेन मिरर में इमेज बन रहा है और प्लेन मिरर से इसका डिस्टेंस 5 मीटर है, तो इसका जो इमेज बनेगा वो इससे कितना दूर होगा, यहाँ से यहाँ। इमेज एंड ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस कितना होगा? क्या 10 मीटर का डिस्टेंस होगा? यस सर। हाइट कितना है? और इसका हाइट है, इमेज का हाइट भी 2 मीटर होगा। तो कह रहा है कि इसका जो पूरा हाइट है, टोटल हाइट, वो आईज पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, यानी ये वाला एंगल पूछा हुआ है। ठीक है ना? तो अब ऐसे केस में इस एंगल को इसने क्या किया ना, 2 मीटर और 10 मीटर, तो अप्रोक्सीमेटली 1/5 का गैप आ रहा है। तो वैसे तो छोटा नहीं है, बट ठीक है, इसको स्मॉल एंगल लेके सॉल्व कर दिया। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो आर्क की जगह 2 मीटर, रेडियस की जगह 10 मीटर, तो ये 1/5 रेडियन में आ जाएगा। तो थीटा का वैल्यू 0.2 रेडियन हो जाएगा। ठीक है। यस। इन दोनों के बीच में एक्चुअली प्लेन मिरर है ना, वो मैंने बनाया ही नहीं। ये है प्लेन मिरर, प्लेन मिरर में ही तो इमेज बन रही है। तो अगर प्लेन मिरर से इसका डिस्टेंस 5 मीटर है, तो जितना डिस्टेंस आगे ऑब्जेक्ट है उतना ही डिस्टेंस पीछे इमेज हो जाएगी। ठीक है। सर 23। 23 देखिए, 23 इज ऑल्सो अ गुड क्वेश्चन। (23) says two plane mirrors of length L are separated by a distance L and their lengths are also L. ठीक है। A man M2 is standing at a distance L from the connecting lines of the mirror as shown. Actually इसको 2L लिखना चाहिए। A man is standing 2L। ठीक है, डायग्राम के हिसाब से चलते हैं। A man M1 is अच्छा नहीं, सॉरी मैं सही है। M2 is standing at L distance L and M1 is walking। ठीक है, सही है क्वेश्चन। M1 is walking in a straight line at a distance 2L. So then M2 at O will be able to see image of M1 for total time. मतलब कह रहा है कि M1 अगर ऑब्जेक्ट है तो M1 का इमेज M2 को कितने टाइम के लिए दिखाई देगा, फॉर हाउ मच टाइम। तो देखो मैं दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, वहाँ थोड़ा कॉर्नर में है डायग्राम, देखना ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन है, फील्ड ऑफ व्यू का एप्लीकेशन है। ठीक है, देखो एक मिरर ये हो गया, और एक और मिरर है, और दोनों मिरर्स के बीच में एल का डिस्टेंस है, दोनों मिरर का भी डिस्टेंस एल है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है M2। अब ऐसे देखते हैं कि किसी एक मिरर के लिए अगर हम सॉल्व करते हैं, लेट्स से दिस डिस्टेंस इज एल। किसी एक मिरर के लिए अगर हम लोग सॉल्व करें, और जो M1 वॉक कर रहा है, M1 वॉक कर रहा है इस लाइन पे, M1 इज वॉकिंग ऑन दिस लाइन। ये दोनों डिस्टेंसेस यहां से L और L हैं। ये भी डिस्टेंस L है, ये भी डिस्टेंस L है। अब ऐसे देखो कि M2 M1 को कब देख पाएगा, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, M2 का फील्ड ऑफ व्यू बनाना पड़ेगा। अब देखो M2 का फील्ड ऑफ व्यू मतलब, तो एक लाइन ऐसे जाएगी, बल्कि क्या करना पड़ेगा, पीछे एक M2 बना लेते हैं।
तब ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एक लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी, और एक लाइन ऐसे बनानी पड़ेगी। तो मिरर ज़्यादा लंबा बना दिया है, मिरर थोड़ा छोटा कर देते हैं। सपोज छोटा डायग्राम ले लेते हैं, ये सिचुएशन है। देखो ध्यान से, पहले ये डायग्राम पहले समझ में आया या नहीं? M2 का इमेज M2 डैश और M1 की लोकेशन, ठीक है। अगर ये मिरर है, ध्यान से समझना, अगर ये मिरर है तो M1 से जब लाइट रे यहाँ पड़ेगी और M2 के पास पहुंचेगी तो M1 उसको नजर आएगा। सिमिलरली M1 जब यहाँ होगा तो यहाँ से लाइट पड़ेगी तो M1 उसको नजर आएगा। इसके अलावा अगर कहीं भी M1 होगा तो M2 को नजर नहीं आएगा, मतलब इस लाइन के पहले नजर नहीं आएगा और इस लाइन के बाद नजर नहीं आएगा। M1 जो उसको दिखाई देगा वो सिर्फ इन्हीं दोनों लाइंस के बीच में दिखाई देगा। पहले तो ये बताइए, ये पॉइंट क्लियर है क्या इस फिगर से? यस सर। ठीक है। तो अब हमें अल्टीमेटली ये डिस्टेंस ही फाइंड करना है। तो ये डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें थोड़ा ट्रायंगल लगाने पड़ेंगे। ट्रायंगल ऐसे कि ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल ये वाला और एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला, तो क्या ये दोनों सिमिलर हैं? क्यों भाई? ये डिस्टेंस L, ये डिस्टेंस L और ये डिस्टेंस भी L, और ये आधा डिस्टेंस अगर आप देखो तो ये L/2 है। फिर से देखना, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है, और एक ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्या फर्क है दोनों ट्रायंगल में? तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका बेस L है, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है इसका बेस 3L है। तो अगर उसका बेस 3 टाइम्स है तो उसका हाइट भी 3 टाइम्स होगा। तो इसका हाइट कितना है? तो इसका हाइट L/2 है, तो इसका हाइट यहां से यहां निकाल सकते हैं कितना बनेगा? तो ये वाला हाइट भी यहां से यहां 3L/2 होगा। देखो, ये पॉइंट क्लियर है? पहले बताइए, एक ये वाला ट्रायंगल लिया है और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल लिया है। ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल हैं। तो छोटे वाले ट्रायंगल का बेस L है, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस 3L है। तो अगर उसका बेस 3 टाइम्स है तो उसकी हाइट भी 3 टाइम्स होगी। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट ये वाली L/2 है, तो इसकी हाइट कितनी होगी? तो इसकी हाइट हो जाएगी 3L/2। बताइए, अब आगे बढ़ो। अब एक ट्रायंगल हम लोग लेंगे ये वाला, देखिए एक ट्रायंगल ये और एक ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों भी सिमिलर ट्रायंगल है। अब ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका बेस L है, बड़े वाले का बेस 3L है, तो इसका मतलब इसमें भी जो हाइट होगी वो 3 टाइम्स होगी। अब आप ध्यान से देखो कि इसकी हाइट कितनी है, ये पूरी हाइट। तो इसकी हाइट अगर आप देखो, ये वाली पूरी हाइट, तो ये पूरी हाइट 3L/2 है, L+L/2 है या नहीं है? हम्म, L+L/2। तो ये वाली जो पूरी हाइट होगी यहां से लेके यहां तक की, यहां से लेके यहां तक की, ये 3 टाइम्स 3L/2 होगी, यानी ये होगी 9L/2। तो अगर हमें सिर्फ इतना डिस्टेंस चाहिए कि भाई ये डिस्टेंस कितना है, डेल्टा वाई, तो डेल्टा वाई की वैल्यू आ जाएगी 9L/2 में से माइनस करेंगे 3L/2, तो ये बचेगा 6L/2। 6L/2 का मतलब ये 3L बचेगा, और ये 3L का डिस्टेंस, इसी तरह से 3L का डिस्टेंस ऊपर आएगा और इसी तरह से 3L का डिस्टेंस नीचे भी आएगा, क्योंकि सिमेट्री है ना ऊपर और नीचे। एक बार ऊपर वाले मिरर में दिखाई देगा और एक बार जब ये नीचे आ जाएगा तो नीचे वाले मिरर में दिखाई देगा, क्योंकि नीचे वाला मिरर भी कितने डिस्टेंस का है? नीचे वाले मिरर का भी लेंथ L है, बाकी सारी चीजें कॉमन है। तो डेल्टा वाई को हमें डबल करना पड़ेगा, ऊपर भी है और नीचे भी है। तो टोटल लेंथ अगर बोलेंगे तो टोटल लेंथ हो जाएगी 2 टाइम्स डेल्टा वाई। तो 2 टाइम्स डेल्टा वाई का मतलब हो गया 6L। तो अगर हम टाइम टेकन निकालें तो वो मैन कितनी स्पीड से चल रहा है? तो वो मैन जो है वो U स्पीड से चल रहा है, तो 6L/U हो जाएगा टाइम। आंसर 6L/U। अच्छा क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, बताओ कहाँ नहीं समझ में आया।
9l/2 कैसे आया? तो देखो एक ट्रायंगल, ये देखो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज यूज हुई हैं। एक ये ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, दो ट्रायंगल हैं, देखो ध्यान से, है या नहीं है? तो ये जो छोटा वाला ट्रायंगल है इसका बेस l है, ठीक है, और इस छोटे वाले ट्रायंगल की जो हाइट है वो 3l/2 है, और जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसका बेस आप चेक करो तो उसका बेस 3l है, यानी छोटे वाले ट्रायंगल के बेस का 3 टाइम्स है, तो उसका हाइट भी 3 टाइम्स होगा। तो 3l/2 का 3 टाइम्स करेंगे अगर, तो 9l/2 आ जाएगा। बोलिए, फील्ड ऑफ व्यू का ही क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। So can you please explain spherical mirror and spherical lens? स्फेरिकल, तो Spherical mirror and spherical lens. spherical mirror and spherical lens will come later in this chapter, na? Right now we are studying plane surface. Okay, sir. You should ask what I am teaching right now. The chapter has just started. 10%, 15% maybe. Okay, आगे बढ़े फिर। Anything else? Yes, sir. Last lecture, one main important point was field of view of mirror. उसमें कोई कंफ्यूजन होगा तो फिर से एक बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा उसको एक बार ठीक से। आगे बढ़ते हैं फिर इसी प्लेन मिरर में, एंड नेक्स्ट हेडिंग हमारा पड़ेगा, नेक्स्ट हेडिंग इज मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। मल्टीपल इमेज फॉर्मेशन। सो इसमें दो केसेस हैं, देयर आर टू केसेस। तो फर्स्ट केस इज मिरर्स placed parallel to each other. Mirrors placed parallel to each other. So suppose there are two plane mirrors, plane mirror M1 and plane mirror M2. They are facing each other at some separation, and there is an object O in between them, and this object is, let us suppose this object is at a distance A from M1 and at a distance B from M2. Okay, so my first question is, how many number of images will be formed in this case for this object O? How many images for this object O in this case when two mirrors are facing each other parallel to each other? Any answers? Infinite number of images will form. Answer is correct. Infinite number of images. Now, can anyone explain why infinite number of images? सर बार बार रिफ्लेक्शन होगा तो इसके लिए। करेक्ट। अभी क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, सपोज ऑब्जेक्ट से जो भी लाइट रे जाएगा वो M1 पे फॉल होगा, M1 पे फॉल होने के बाद M1 से रिफ्लेक्ट होगा, M1 से रिफ्लेक्ट होने के बाद M2 पे फॉल होगा, M2 से रिफ्लेक्ट होगा, M1 से रिफ्लेक्ट होगा। तो अगर दोनों मिरर पैरेलल होंगे ना, तो अगर पैरेलल मिरर होंगे देन अ रे कैन अंडरगो इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस एंड इन ईच रिफ्लेक्शन वन इमेज विल फॉर्म। तो हेंस देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस। तो फर्स्ट पॉइंट तो इसमें यही नोट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट इसमें यही लिखेंगे, देयर
there can be infinite numbers of reflections, hence total number of images will also be infinite. ठीक है, तो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया कि भाई नंबर ऑफ इमेजेस बताओ। बट अब इसमें और थोड़ा अगर अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे और भी कुछ चेंज करें इसमें, और क्या पूछा जा सकता है, तो इसमें ये पूछा जा सकता है कि लेट्स से इनफाइनाइट इमेजेस हैं, वो ऐसे पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ फर्स्ट 5 इमेजेस और व्हाट आर द डिस्टेंसेस ऑफ फर्स्ट 7 इमेजेस, फर्स्ट 8 इमेजेस। तो उस केस में हमें डिस्टेंसेस भी फाइंड करने होंगे, ठीक है ना। तो इसको करने का एक आसान तरीका क्या है जिसमें कोई गड़बड़ नहीं होगी, ठीक है। क्या करो, एक टेबल ड्रॉ करते हैं हम लोग। टेबल ऐसे कि उसमें एक तरफ m1 लिख लेते हैं, एक तरफ m2 लिख लेते हैं। मतलब नंबर ऑफ इमेजेस जो m1 में बनेंगी वो हम इसके नीचे में नोट डाउन करेंगे, और इमेजेस जो m2 में बनेंगी वो इसके नीचे नोट डाउन करेंगे। तो जरा ये बताओ कि m1 में जो फर्स्ट इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट कितना दूर है m1 से? m1 से ऑब्जेक्ट a डिस्टेंस पे है, तो m1 में जो फर्स्ट इमेज बनेगा, लेट्स से वी कॉल इट i1, क्या वो i1 m1 से a डिस्टेंस पीछे बनेगा? Yes, तो भाई sir. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे डिस्टेंसेस मेंशन कर देंगे। ये जो मैंने टेबल ड्रॉ किया है ना, तो इसमें पहले मैं a लिख दे रहा हूँ। a का मतलब ये है कि m1 से कितना पीछे है, m1 से a डिस्टेंस पीछे है, और ये जो मैंने a लिखा हुआ है ये i1 के करस्पॉन्डिंग लिखा हुआ है। सिमिलरली अगर हम m2 में देखेंगे, सिमिलरली फॉर m2, तो फॉर m2 द नियरेस्ट इमेज विल बी i2, और i2 यहां से कितने डिस्टेंस पे होगी, b डिस्टेंस पे होगी, ठीक है। अब जरा समझना भी साथ साथ में, समझना ये कि जब लाइट लेट से m1 पे फॉल हुई, तो m1 पे फॉल होने के बाद ये लाइट रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये लाइट जो है m2 पे फॉल होगी। अब ये बताओ क्या m2 को ऐसा लगेगा कि ये लाइट कहां से आ रही है? क्यों भाई, m2 को क्या लगेगा कि लाइट कहां से आ रही है? भाई एक लाइट तो डायरेक्ट आ रही है o से, लेकिन ये भी तो आ रही है, तो ये वाली कहां से आ रही है? क्यों भाई, ये वाली जो लाइट आ रही है ये i1 से आ रही है। इसका मतलब है कि m1 ने जो इमेज बनाया हुआ है वो m2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ठीक है ना। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है ना। इसमें नीचे लिखेंगे कि इमेज फॉर्म्ड इन m1 will act as a real object, for m2 and vice versa। मतलब m2 में जो इमेज बनेगा वो m1 के लिए ऑब्जेक्ट होगा। तो अब ये बताओ कि m2 जब इसका इमेज बनाएगा, किसका, i1 का, तो i1 का डिस्टेंस कितना है m2 से? m2 से i1 का डिस्टेंस कितना है? 2a plus b. 2a प्लस बी। तो क्या हम इसमें a प्लस बी ऐड कर दें तो 2a प्लस बी मिल जाएगा ना। इस a में कितना ऐड कर दिया जाए, a तो ऑलरेडी था, कितना ऐड कर रहे हैं, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐड कर रहे हैं, यानी a प्लस बी। तो a प्लस बी अगर हम और ऐड कर दें तो क्या इसका डिस्टेंस आ जाएगा? तो इसको इस तरह से क्रॉस करके लिख देते हैं, इधर एक एरो बना के लिखते हैं, यानी इसमें हम लोग a प्लस बी ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2a प्लस बी। एंड सिमिलरली बताओगे कि i2 का m1 से डिस्टेंस कितना है, i2 का m1, तो क्या इसमें भी हम a प्लस बी ऐड कर दें तो इसके लिए डिस्टेंस आ जाएगा? बोलिए। Yes, sir. तो ये हो Sir, जाएगा a प्लस 2b। हाँ पूछिए। सर वो डिस्टेंस के डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस फ्रॉम बिहाइंड द मिरर है ना, डिस्टेंस, अरे वो तो सीधा सीधा सेपरेशन है, सेपरेशन डिस्टेंस। यस सर. देयर इज नो मोशन then Yes. there is no concept of distance displacement, it is just separation। अब ऐसे देखो सेम, फिर से आगे बढ़े अगर हम, तो अब आगे के लिए क्या है ना, फिगर नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो हम बता लेंगे। अब नेक्स्ट इमेज कितने डिस्टेंस पे होगी, इसके लिए और इसके लिए। m2 में नेक्स्ट डिस्टेंस कितनी होगी, m2 में नेक्स्ट डिस्टेंस क्या, 2a प्लस 3b होगी, और इसमें लिखेंगे तो 3a प्लस 2b होगी। और इस तरह से हम लोग कहां तक चलते जाएंगे? क्यों भाई,
नंबर ऑफ इमेजेस कितनी है? इनफाइनाइट। तो ये क्या है ना, ये एक प्रॉपर प्रोसेस आ जाएगा टू लोकेट द इमेजेस, ऑल्दो देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस आर इनफाइनाइट, बट स्टिल अगर हमें उनका लोकेशन फाइंड करना होगा ना, तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। M1 के नीचे जो लिखे हैं वो M1 की इमेजेस हैं, M2 के नीचे जो लिखी है वो M2 की इमेजेस हैं। M1 में फर्स्ट इमेज A डिस्टेंस पे बन रही है, बाद में वही M2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तो M2 उसका इमेज कहाँ बना रहा है? एरो का मतलब यही होता है, एरो का जो हेड है वो इमेज है और एरो की जो टेल है वो ऑब्जेक्ट है, तो ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये बन रहा है, ये ऑब्जेक्ट है तो इसका इमेज ये बन रहा है। बताइए समझ में आ रही है ये बात? यस सर। सर और वो एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। कौन सा पॉइंट? सर यही फर्स्ट वाला। फर्स्ट पॉइंट में देखो, सबसे पहले मैंने ये बोला कि जो M1 है, M1 के सामने ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो M1 ठीक है। इसका इमेज कहाँ बनाएगा? M1 इसका इमेज बनाएगा जितना डिस्टेंस पे ये ऑब्जेक्ट है उतने डिस्टेंस पे इमेज है। अब ये इमेज बनता कैसे है? ये इमेज बनता ऐसे कि ऑब्जेक्ट से लाइट रे इसके ऊपर इंसिडेंट होती है और फिर यहां से रिफ्लेक्ट होती है, लेकिन अब की बार जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो M2 को क्या लगेगा कि ये लाइट कहाँ से आ रही है? I1 से। I1 से। तो इसका मतलब है कि ये जो I1 है, ये जो I1 है, क्या ये I1 M1 का इमेज है, लेकिन क्या M2 का ऑब्जेक्ट भी है ना? यस सर। तो M2 का अगर ये ऑब्जेक्ट है तो M2 इसका नेक्स्ट इमेज कहां बनाएगा? तो इस वैल्यू में मैंने कितना ऐड कर दिया? A प्लस बी, बी। तो 2A प्लस बी आ गया। सिमिलरली अगर ये I2 M2 में इमेज है लेकिन क्या ये M1 के सामने है, तो M1 से I2 का डिस्टेंस कितना होगा? A प्लस 2B। प्लस टू बी। तो ऐसे ही प्रोसेस चलता जाएगा, इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट, इसका इमेज उसका ऑब्जेक्ट, और कंटिन्यूअसली रिफ्लेक्शंस होते रहेंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस होंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनेंगी। ठीक है ना? अगर यस। सिर्फ यही पूछा जाए कि नंबर ऑफ इमेजेस क्या है, तब तो कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन तब डिफिकल्ट हो जाएगा थोड़ा सा। डिफिकल्ट कुछ नहीं है, तुम ये टेबल बनाओगे एक सेकंड में आ जाएगा। डिफिकल्ट बस ये कि पूछ लेगा कि भाई फर्स्ट 5 इमेजेस बताओ, तो अगर आप टेबल बना लोगे तो ये डायग्राम की भी जरूरत नहीं है ना, ये तो समझाने के लिए बनाया मैंने। अगर आप ये टेबल ड्रॉ करोगे तो आपको डायग्राम भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों भाई? यस सर। ठीक है ना? ठीक है ना? ये जो मैंने बनाई है ये है डिस्टेंसेस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय M1 बिहाइंड M1, मतलब M1 के पीछे कितने डिस्टेंस पे है। और ये जो मैंने बनाई है इधर जो लिखी हुई है वो ये क्या है? ये हो जाएंगी डिस्टेंसेस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड इन M2 बिहाइंड इट। बताइए जितना लिखा है क्लियर है कि नहीं? पैरेलल का केस, इमेज का डिस्टेंस क्लियर है? यस सर। Next, second point is mirrors inclined at an angle, mirrors inclined at an angle। तो इसको मैं पहले ड्रॉ कर लेता हूँ डायग्राम, फिर मैं समझाता हूँ तुमको। उसके लिए क्या है, एक सर्कल हमें ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, अभी वही बताता हूँ अभी। एंड सपोज एक मिरर ये है M1 और एक मिरर ये है M2। एक मिरर ये है M1, एक मिरर ये है M2। और इनके बीच में ऑब्जेक्ट है, मान लेते हैं कि ये सेंटर ऑफ मिरर सर्कल है। और इनके बीच में हमने कहीं पे ऑब्जेक्ट लिया हुआ है M1 M2 के बीच में,
और खास बात ये है कि ये ऑब्जेक्ट को अगर हम इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से ड्रॉ करते हैं तो ये जो एंगल है ये अलग अलग एंगल है। लेट्स से m1 के साथ उसका एंगल अल्फा है और m2 के साथ उसका एंगल बीटा है। ठीक है, यहां पे हम लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है जनरली कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस, अल्फा और बीटा हमको गिवन होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो एक पॉइंट ये हम लोग जानते हैं ना कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम मिरर एंड इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर सेम होगा हर केस में। तो क्या है कि अगर इस ऑब्जेक्ट का इमेज हम लोग बनाएंगे m1 में, तो अगर इस कॉर्नर से ऑब्जेक्ट मान लो लेट से r डिस्टेंस पे है, तो इसके जितने भी इमेजेस बनेंगे ना वो सारे के सारे इस कॉर्नर से r डिस्टेंस पे ही होंगे। अब क्योंकि सारे डिस्टेंसेस सेम है, r ही डिस्टेंस है, तो इसलिए मैंने एक सिंप्लिसिटी के लिए एक सर्कल बना लिया है जिससे हमको ये पता रहेगा कि सारे के सारे इमेजेस जो होंगे वो इस सर्कल पे ही लाई करेंगे, कहीं और नहीं जा सकते हैं। सारे के सारे इमेजेस इस सर्कल पे ही लाई करेंगे। ठीक, अब फिर से यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे जैसे पहले बनाई थी, एक तरफ m1 लिखेंगे एक तरफ m2 लिखेंगे। तो ये बताओगे कि m1 में जो फर्स्ट इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट का वो m1 से कितने एंगल पे होगी, एट व्हाट एंगल फ्रॉम m1। तो क्या ऐसे डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑब्जेक्ट से जो इमेज बनेगा वो ठीक उसके नीचे ही बनेगा? क्यों भाई, ये होगा I1, बोलिए। और इस I1 का m1 के साथ क्या एंगल होगा? अल्फा। अल्फा होगा। तो मैं यहाँ पे अल्फा लिख देता हूं और ब्रैकेट में I1 लिख दे रहा हूं फॉर आवर रेफरेंस। सिमिलरली m2 में जो फर्स्ट इमेज बनेगा ऑब्जेक्ट का m2 में, तो m2 में फर्स्ट इमेज बनाएंगे तो वो यहाँ कहीं आएगा। देखो जरा मैंने सही बनाया ना, बताना कोई डाउट है तो। I2, और I2 का एंगल क्या होगा m2 से? I2 बीटा। का बीटा होगा, तो यहाँ पे हम लोग बीटा लिख देंगे एंड दिस इज I2, ये m2 ने बनाया है। अब ये बताओ फिर से वही, क्या ये I2 m1 के लिए ऑब्जेक्ट बनेगा? तो m1 से इसका कितना एंगल है? अल्फा प्लस 2 बीटा। अल्फा प्लस 2 बीटा। तो क्या वैसे के वैसे हम इसमें ऐड कर सकते हैं ना? कितना ऐड कर सकते हैं इसमें और इसमें कितना ऐड कर सकते हैं, बोलिए। इसी तरह से चलते जाए, इसमें अल्फा प्लस बीटा ऐड करेंगे तो 2 अल्फा प्लस बीटा आएगा, इसमें ऐड करेंगे तो अल्फा प्लस 2 बीटा आएगा, इसमें नेक्स्ट इमेज निकालेंगे तो फिर से अल्फा प्लस बीटा, इसमें ऐड करेंगे तो फिर से अल्फा प्लस बीटा। लेकिन बट इसमें हम लोग इनफाइनाइट तक नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग कहां तक जाएंगे? तो इसमें हम लोग जाएंगे तो भाई 2 पाई तक नहीं जाएंगे। एक्चुअली क्या है ना, जैसे ये मिरर m1 है, ध्यान से समझना। अगर मैं कहूं कि ऑब्जेक्ट I2 है तो इसका इमेज बनेगा, लेकिन इमेजिन करो कि ये जो एंगल है, ये वाला एंगल जिसको आपने बोला अभी अल्फा प्लस 2 बीटा, इफ दिस एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, सपोज I2 यहां पे आ जाए, तो क्या इसका इमेज बनेगा m1 में? मतलब I2 बिहाइंड m1 चला गया अगर सपोज, तो अगर मिरर के बिहाइंड चले जाते हैं तो क्या कोई इमेज बनेगा? नो सर। नहीं बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग तभी तक सॉल्व करेंगे जब तक ये दोनों एंगल किससे कम होने चाहिए? 180 डिग्री। 180 डिग्री से। तो हेंस इन दिस केस नंबर ऑफ इमेजेस विल नॉट बी इनफाइनाइट, फाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस विल फॉर्म। हालांकि देखो मैंने देखा है मेडिकल वगैरह में जितनी भी बुक्स है नीट वगैरह में, सब में फॉर्मूला दिया रहता है। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा कुछ 360/n इवन है ऑड है, ठीक है ना, ऑड है तो +1 -1, इवन है तो। बट एक्चुअली क्या है ना, वो फॉर्मूला हर सिचुएशन में एप्लीकेबल नहीं है, कुछ सिचुएशन में एप्लीकेबल है। अब कोई ऐसा क्वेश्चन फंस गया जिसमें वो फॉर्मूला सही आंसर दे रहा है तो ठीक है, तो मैं तो कभी उस फॉर्मूले से नहीं पढ़ाता हूँ, क्योंकि इसमें टाइम नहीं लगना है। अभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये वाली भी प्रैक्टिस हो जाएगी, और ये हर समय हर टाइम पे सही रिजल्ट देगा। मतलब इस केस में अल्फा और बीटा कोई भी एंगल हो चलेगा, जरूरी नहीं है कि वो 30 डिग्री 60 डिग्री हो, कोई भी एंगल होंगे तो चलेगा ये मेथड। बस हमें ध्यान रखना है कि कहां तक काउंटिंग करनी है। हमें तभी तक काउंटिंग करनी है जब तक लास्ट एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम होना चाहिए। और एक पॉइंट और इसमें याद रखना है, एक पॉइंट हमको ये याद रखना है, इसमें चेक हमको ये करना है कि θ1 प्लस θ2 प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है। ठीक है ना,
इन चारों को ऐड करके देखेंगे हम लोग, ठीक है। इसमें हम लोग बोलेंगे कि इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 360 डिग्री, then it means last two images in M1 and M2 will coincide, ठीक है ना। इतनी सी बात है। सपोज करो मैंने क्या बोला है कि लेट से M1 से जो एंगल आया लास्ट एंगल θ1 है, और M2 से जो एंगल आया लास्ट एंगल θ2 है, और इन दोनों के बीच में कितना एंगल है, इन दोनों के बीच में एंगल है अल्फा प्लस बीटा। तो सपोज करो अगर वो लास्ट पॉइंट सेम हुआ, मतलब देयर इज अ पॉइंट जिसमें M1 का इमेज और M2 का इमेज एक ही जगह बन गया। अब अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है और एक ही जगह इमेज बन रहा है ना, तो उसको हम दो इमेजेस काउंट नहीं करते हैं, उसको हम एक ही इमेज काउंट करते हैं। तो क्या होता है ना कि हमको लास्ट में फिर वो जो भी काउंटिंग है उसको 1 से कम करना पड़ता है। तो पता कैसे चलेगा, पता ऐसे चलेगा कि M1 से जो एंगल है θ1 और M2 से जो एंगल है θ2 और इन दोनों के बीच में जो एंगल है अल्फा प्लस बीटा, अगर ये तीनों मिला के 360 डिग्री आ जाते हैं तो इसका मतलब है कि लास्ट वाले जो इमेजेस हैं वो कोइंसाइड कर रहे हैं। दैट्स इट। अभी आप सिर्फ ये मेथड देख लो और इसको अप्लाई करो। इसको अप्लाई करने के लिए आपको सर्कल बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, सिर्फ मेथड समझना है। जैसे सपोज फाइंड नंबर ऑफ images if alpha is 30 डिग्री and beta is 60 डिग्री। अभी आप सिर्फ ये मेथड अप्लाई करो, ये टेबल ड्रॉ करो, केवल ये टेबल बनाओ। M1 से एंगल उसका 30 है और M2 से एंगल उसका 60 है, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस, हाउ मेनी नंबर ऑफ इमेजेस। Sir, can you please re-explain the concept? Re-explain what concept? The whole thing which I which I have spoken for last 10 minutes. No, sir, from θ1 and θ2. So ask precisely. From θ1, θ2, I said, suppose the last image formed by M1 and M2 coincides. So how will we know that? So angle from M1 is θ1 for the last image in M1. This angle is θ1, and last image in M2 is θ2. Suppose angle from M2 is θ2, and angle between M1 and M2 is alpha plus beta. So just add these three angles. If sum of these three angles is 360 degree, then the last point will coincide for the two images. मीन्स जो दो इमेजेस हम लोग बोल रहे हैं दो हैं, मतलब ये और ये दो नहीं होंगी, ये एक ही जगह बन रही हैं, और अगर एक ही जगह बन रही है तो एक ही काउंट होंगी फॉर पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो ये जो लास्ट में दो इमेजेस हैं θ1 एंड θ2, they are they different or they are formed at same place? तो हमको पता कैसे चलेगा, तो हमें ये चेक करना पड़ेगा दिस वैल्यू। अभी इसमें एग्जांपल में अप्लाई करो तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे देखो निकाला किसी ने M1 M2, M1 में फर्स्ट एंगल कितना है, M1 में फर्स्ट एंगल कितना है भाई बताइए, 30 डिग्री, और M2 में फर्स्ट एंगल कितना है 60 डिग्री। ठीक है, तो ये तो हो गए फर्स्ट इमेजेस I1 एंड I2 बेसिक। देन हम लोग क्या करेंगे, I1 में ऐड करेंगे, कितना एंगल ऐड करना पड़ेगा हमको यहाँ पे, और इसमें कितना ऐड करना पड़ेगा बोलिए, कितना ऐड करना है हमको, ऐड करना है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा मतलब कितना ऐड करना है, प्लस 90 डिग्री करना है। तो अगर 30 में 90 डिग्री ऐड करेंगे कितना मिलेगा 120 डिग्री, और 60 में 90 डिग्री ऐड करेंगे तो हमको मिलेगा 150 डिग्री। अब और 90 डिग्री ऐड करेंगे या नहीं ऐड करेंगे, यहीं पे रुक जाएंगे, रुक जाएंगे सर, यहीं रुक जाएंगे, क्योंकि अब अगर हमने और 90 डिग्री इसमें ऐड किया तो ये वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा हो जाएगी, तो हमें 180 से कम पे ही रुक जाना है, ठीक है ना। अब ये वैल्यू हो गया, दिस इज θ1, दिस इज θ2,
देखा जाए तो हमारे पास 4 इमेजेस आ रही हैं, 1 2 3 4, देयर आर 4 इमेजेस। बट हमें चेक करना पड़ेगा कि जो लास्ट की 2 इमेजेस हैं कहीं ऐसा तो नहीं ये दोनों कोइंसाइड हो रही हो। तो उसको चेक कैसे करेंगे? तो उसको चेक करने का सीधा सा प्रोसेस है, चेक क्या करना है, 150 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस अल्फा प्लस बीटा यानी 90 डिग्री। तो ये वैल्यू कितनी आती है? ऐड करेंगे तो 360 डिग्री आ रही है। तो हेंस क्या मतलब हुआ? हेंस नंबर ऑफ इमेजेस जब हम लोग लिखेंगे तो कितनी बोलेंगे, 4 या 3? जी नंबर ऑफ इमेजेस विल बी 4 - 1 = 3 इमेजेस, बस दैट्स इट। डिफिकल्ट नहीं है मेथड, और आप अप्लाई करके देखो अपने आप आएगा। जैसे सपोज अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री है एंड बीटा का वैल्यू भी 30 डिग्री है, करिए इसको, अल्फा 30 बीटा 30। अल्फा 30 बीटा 30। सर 5 इमेजेस। इट मीन्स लास्ट टू आर कोइंसाइडिंग। 30 डिग्री 30 डिग्री। फिर इसमें हम लोग ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, कितना ऐड करेंगे, 60। तो ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 90। अभी और ऐड कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें और कितना ऐड करेंगे, इसमें कितना ऐड करेंगे, 60 तो ये हो 60 जाएगा 150 150। अब और नहीं ऐड कर सकते क्योंकि फिर वो मोर देन 180 हो जाएगा। तो लास्ट वाला हमको चेक करना रहेगा, कौन सा लास्ट वाला, ये 150 और ये 150। तो चेक क्या करना है, चेक करना है 150 प्लस 150 प्लस एंड 60। प्लस 60 कितना आएगा। तो ये फिर से 360 आ जा रहा है। हेंस नंबर ऑफ इमेजेस, नंबर ऑफ इमेजेस, तो नंबर ऑफ इमेजेस अगर हम काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6, बट -1 हो जाएगा। तो 6 - 1 मीन्स 5 इमेजेस। तो ये मेथड आपका ना ये हर जगह एप्लीकेबल है, कोई भी वैल्यू हो। सपोज अल्फा इज गिवन 23 डिग्री एंड बीटा इज गिवन 27 डिग्री सपोज, और एनीथिंग 27 डिग्री, ठीक है। तो कितने इमेजेस आएंगे बताइए, 23 डिग्री एंड 27 डिग्री। अल्फा बीटा इक्वल हो तो भी चलेगा, अल्फा बीटा अनइक्वल हो तो भी चलेगा, एनीथिंग, पॉइंट में हो, ठीक है ना, डेसिमल में हो, वॉट एवर। So 7 images. 7 इमेजेस। और एनी अदर आंसर? नंबर ऑफ इमेजेस में के लिए हम लोग ये काउंट कर रहे हैं, ये देखो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6। बट अगर ये लास्ट का जो सम है ये 360 डिग्री आएगा तो 6 - 1 = 5। If last two images are coinciding, then we will reduce number by 1. That's it. एट इमेजेस। 8 images और 7 images। अब 2 आंसर हो गए भाई। और बाकी लोग बताइए आंसर। ट्वेंटी 23 एंड 27। तो इसमें कितना ऐड करेंगे क्यों भाई, और इसमें कितना ऐड करेंगे? 50 डिग्री ऐड करेंगे, करेक्ट। तो अगर हम 50 डिग्री ऐड करेंगे इसमें तो ये आएगा 73 डिग्री और ये आएगा 77 डिग्री। फिर इसमें ऐड करेंगे और इसमें ऐड करेंगे, कितना आएगा, इसमें 50 ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 127, और इसमें 50 ऐड करेंगे तो आएगा 123। बताना मैं सही कर रहा हूँ ना। फिर इसमें 50 ऐड करेंगे तो 177 और इसमें 50 ऐड करेंगे तो 173।
तो अब और नहीं ऐड कर सकते क्योंकि 180 से फिर ज्यादा हो जाएगा। लास्ट वाला चेक करते हैं केवल। तो 177, 173 एंड 50, इन तीनों का सम क्या आएगा? कितना आ रहा है? क्यों भाई? 400, हम्म 400। 400 आ रहा है। दैट मीन्स इट इज नॉट इक्वल टू 360 डिग्री। हेंस क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ इमेजेस कितनी होंगी? 8। नंबर ऑफ इमेजेस आर 8। बोलिए भाई, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है? इसमें आगे Yes, sir. दिखाते हैं। बोलिए, कुछ और दोबारा एक्सप्लेन करना है तो। अल्फा सपोज अल्फा इज 40 डिग्री एंड बीटा इज 15 डिग्री। ये और निकालो। अल्फा इज 40 डिग्री, बीटा इज 15 डिग्री। Six images. Everyone is getting 6 images. Yes, sir. ठीक है, 46 ही होगा फिर आंसर। 40, 15, कितना ऐड करेंगे इसमें? 55। 55, तो ये हो जाएगा कितना? 95। Yes. और इसमें 55 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 70। फिर इसमें 55 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 125। और इसमें 55 ऐड करेंगे तो 150। फिर इसमें 55 ऐड नहीं कर सकते, लेकिन इसमें ऐड कर सकते हैं ना 55। कितना हो जाएगा? 180. 180 हो जा रहा है। तो अब कोइंसिडेंटली ऐसा चांस आ गया कि 180 ही हो गया। ठीक है ना? तो अब M1 में इमेज बन रही है 180 डिग्री पे। M1 से 180 डिग्री पे इमेज बन रही है। ठीक है, तो टोटल इसमें 6 इमेजेस बोलेंगे। ठीक है ना? करेक्ट। 180 वाला नहीं होगा क्योंकि वो मिरर के ऊपर ही हो जाएगी ना। 180 इज क्रिटिकल। ठीक है, और क्लियर? बोलिए। ऐड करने के टाइम पे अल्फा प्लस बीटा करते हैं कहीं पे हाँ। नो सर, थैंक अल्फा प्लस बीटा ही करते हैं। ये लास्ट वाले देख लेंगे। यस। ठीक है, तो ये नंबर ऑफ इमेजेस वाला पॉइंट है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। और लास्ट पॉइंट फिर प्लेन मिरर में आएगा। मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट एंड मिरर means if object is moving in front of a mirror, then how will we find the speed of image? So for motion of object and mirror, we divide these cases in 4 parts.
suppose object, image and mirror. Suppose in first case, mirror is at rest and object is moving towards mirror with velocity v. In second case, mirror is at rest and object is moving parallel to mirror with speed v. In third case, object is at rest and mirror is moving parallel to itself with speed v. And in fourth case, object is at rest and mirror is moving perpendicular to itself with speed v. So in all four cases, we have to find velocity of image. So can you find out in all four cases what is the velocity of image? What is the velocity of image? V सर, फर्स्ट केस में V होगी फर्स्ट केस में v होगी, करेक्ट? किधर, राइट या लेफ्ट? सर, राइट राइट सर. Suppose you are moving towards mirror, then your image will move away or it will also move towards. So towards. Towards ही आएगा ना? Yes sir, because of distance decrease हो रहा है तो हाँ, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी डिक्रीज ही होना चाहिए. एट एनी टाइम डिस्टेंस सेम होना चाहिए ना. तो अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है v स्पीड से तो इमेज इधर जाएगी v स्पीड से. ठीक, चलो नेक्स्ट वाले में बताओ. सेकंड वाले में, सेकंड में क्या कहेंगे? Upwards. What is the speed? Speed of image will be same as that of object and even in the same direction. मतलब ऑब्जेक्ट अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इमेज भी इसी डायरेक्शन में जाएगी, बिकॉज लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर. सो देयर इज नो अदर ऑप्शन. मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर चली जाए, क्योंकि फिर लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज मिरर के साथ एंगल बनाने लगेगी. लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर. ठीक है, बताइए थर्ड केस में. थर्ड केस, थर्ड केस में कोई आंसर? सर इसमें 0 होगा ना? हाँ, इस केस में इमेज मूव नहीं करेगा. यानी अगर सिर्फ मिरर मूव कर रहा है पैरेलल टू इटसेल्फ, देन image will remain at as it is. Line joining object and image is always perpendicular to mirror, but mirror is moving. If only mirror is moving in this direction, then the distance will not change. Hence, object and image will remain intact. कोई change नहीं होगा. You can do this experiment by yourself. मतलब अपने सामने अगर आप मिरर मूव करोगे तो your image will be at the same position. ये एक important point है. इसका बताइए, लास्ट वाला. सर यहाँ पे इमेज भी v स्पीड से मूव करेगा राइट साइड में. राइट साइड में मूव करेगा, ये तो सही बात है, बट v स्पीड से करेगा.
सर डबल द स्पीड करेगा। डबल स्पीड से करेगा। कैसे डबल स्पीड से, क्यों डबल स्पीड से? देखो, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड मिरर, this distance is constant or this distance is increasing? Increasing. Increasing. So that means this distance should also increase. If distance between object and mirror is increasing, then distance between image and mirror should also increase in the same proportion. तो ये इंक्रीज कैसे होगा? अगर ये v स्पीड से जाएगा तो थोड़े ना इंक्रीज होगा, दोनों v से जाएंगे तो कैसे डिस्टेंस इंक्रीज होगा? डिस्टेंस इंक्रीज होने के लिए इमेज को ज्यादा स्पीड पे जाना पड़ेगा ना। क्लियर हुआ कैसे 2v आया? यस सर। तो अब तुम्हें क्या करना है ना, बस तुम्हें ये 4 फिगर दिमाग में फिट करने हैं बस, क्योंकि कैसा भी क्वेश्चन होगा हमको करना क्या है, हमको जो भी वेलोसिटीज दी होंगी ऑब्जेक्ट का और मिरर का, उन वेलोसिटीज के हम कंपोनेंट्स कर लेंगे। कंपोनेंट्स कौन कौन से डायरेक्शन में? परपेंडिकुलर टू मिरर एंड पैरेलल टू मिरर। ये वाला जो डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर टू मिरर है, ठीक है, और ये वाला जो डायरेक्शन है ये पैरेलल टू मिरर है। क्यों भाई? तो जो भी वेलोसिटीज होंगे उनके हमें 2 कंपोनेंट कर लेने हैं, परपेंडिकुलर टू मिरर एंड पैरेलल टू मिरर, और जो केस जैसा कह रहा है वैसे का वैसा हमें उसमें अप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल सपोज मिरर है और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड and let us suppose at an angle 30 degree, and mirror इधर जा रहा है 1 मीटर पर सेकेंड। तो हमको फाइंड आउट करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज, ठीक है, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ इमेज। अब इसमें ऑब्जेक्ट भी चल रहा है, मिरर भी चल रहा है, ध्यान से देखना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो इनकी वेलोसिटीज हैं इनके कंपोनेंट्स करेंगे पैरेलल टू मिरर और परपेंडिकुलर टू मिरर। तो मिरर की जो वेलोसिटी है इट इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू मिरर, तो उसके कंपोनेंट करने की जरूरत नहीं है। बट जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है इट इज नॉट परपेंडिकुलर और पैरेलल, तो हमें परपेंडिकुलर और पैरेलल इसके कंपोनेंट्स करने पड़ेंगे। तो बताओगे कि परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना होगा? 5 by ये 5 रूट 3 बाई, 3 by और इस डायरेक्शन वाला कंपोनेंट कितना होगा? 5/2। 5/2। इसमें तो किसी को डाउट नहीं ना? ठीक है, अब क्या करो, अब हमारे पास 3 प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम नंबर 1, प्रॉब्लम नंबर 2, प्रॉब्लम नंबर 3, और इन तीनों का रिजल्ट हमें इसी में लगाना है, अप्लाई करना है एक साथ। ठीक, अब जरा 1 by 1 आते हैं। सबसे पहले बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट 5√3/2 से राइट में जा रहा है तो इमेज किधर जाएगी? क्या ये हमारा इधर जाएगी कितने से? 5√3/2। 5√3/2। तो इमेज का एरो इधर बना देंगे, 5√3/2 लिख देंगे। ओके, देन अगर ऑब्जेक्ट इधर जा रहा है 5/2 से तो इमेज 5/2 से अपवर्ड डायरेक्शन में। 5/2 से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो इमेज भी इधर जाएगी 5/2 से, 5/2 से इमेज इधर जाएगी। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट का काम हो गया। अब अगर मिरर जा रहा है राइट साइड में 1 से तो इमेज 2 मीटर 2 पर मीटर सेकेंड पर सेकंड से। इधर राइट साइड में, तो दैट मीन्स ये इधर जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड से राइट में। तो अब इसमें हमें चेक कर लेना है इसमें और इसमें से कौन बड़ा है, क्योंकि ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ना, अपोजिट हैं, तो ये वाला बड़ा है 5√3/2। क्यों? तो इमेज का वेलोसिटी क्या आएगा निकल के? इमेज के वेलोसिटी को हम लोग अगर लिखें, अगर इधर की तरफ x एक्सिस है और इधर की तरफ y एक्सिस है तो क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 5√3/2 -2 ब्रैकेट i कैप प्लस 5/2 j कैप। बोलिए, समझ में आया कैसे किया? ऊपर की जो चारों केसेस हैं वो दिमाग देखो। हम्म,
बोलिए, ठीक है। Yes, sir. इसमें एक प्रॉब्लम और कर लो। Suppose object velocity is 10 meter per second at an angle 37, and mirror is moving in this direction 5 meter per second or 6 meter per second at an angle 30 degree. So what is what is the velocity of image? 37 डिग्री के लिए वैल्यूज मालूम है ना? फॉर 37 Yes, sir. 4/5 cos 37 4/5. ठीक ठीक है, 3 4 5. So angle between 5 and 3 is 53. फाइनल आंसर इसमें हमको दीजिएगा इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप. A 8 minus 3 root 3 I cap plus 9 J cap. Sir, am I audible? Yes, can you please repeat your answer again? Sir, 8 minus 3 root 3 I cap. 8 minus 3 root 3 I cap Yes, और plus 8 9. plus और 8 plus 3 root 3. माइनस होगा या प्लस होगा? Sorry, sir. Plus plus. In opposite direction, sir. तो plus हो जाएगा. भाई इधर इसका कंपोनेंट 8 है और इधर इसका कंपोनेंट 6 है, क्यों? यही है ना? और Yes, sir. मिरर का देखेंगे तो मिरर का इस डायरेक्शन में 3 रूट 3 है और इस डायरेक्शन में 3 है, तो 3 से तो कोई मतलब ही नहीं है. तो 6 एज सच कॉपी हो जाएगा. अगर ये 8 से इधर आ रहा है तो इमेज 8 से इधर आएगा, और अगर ये 3 रूट 3 से इधर आ रहा है तो ये 6 रूट 3 से इधर आएगा. डबल कर दिया है. बोलो, इस 3 रूट 3 से मैंने लिखा है 6 रूट 3 और इस 8 से लिखा है ये वाला 8, और इस 3 का तो कोई सिग्निफिकेंस ही नहीं है, क्यों? करेक्ट. तो अल्टीमेटली इसकी वेलोसिटी क्या आ जाएगा? वेलोसिटी ऑफ इमेज विल बी 8 प्लस 6 रूट 3 माइनस टाइम्स आई कैप एंड प्लस 6 जे कैप. बोलिए भाई, आ रहा है सभी का? Yes, sir. Sorry, sir. ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है इसमें? मेन कॉन्सेप्ट हमको क्या लगाना है? मेन कॉन्सेप्ट हमको ये लगाना है कि ऑलवेज रिजॉल्व components of objects and mirrors velocity in a direction
normal to mirror and parallel to mirror. Normal to mirror and parallel to mirror. ठीक है, so this is all about plane mirror, reflection at plane surfaces. Reflection at plane surfaces. 6√3 कैसे लिखा है? 6√3 ऐसे लिखा है कि 3√3 मल्टीप्लाइड बाई 2 करेंगे ना. ये देखो फोर्थ केस, अगर मिरर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में 4 है तो इमेज का वेलोसिटी डबल हो जा रहा है ना इन द सेम डायरेक्शन. So similarly, mirror has a velocity 3√3 perpendicular to mirror. So image has velocity 6√3, double of that. तो नेक्स्ट फिर हम लोग आगे बढ़े थोड़ा सा, स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स. स्फेरिकल मिरर्स में कौन कौन से मिरर्स आते हैं भाई? सर कॉन्वेक्स, कॉनकेव. कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर. और कोई भी टाइप का मिरर हो, कॉन्वेक्स हो या कॉनकेव हो, तो एक बात समझना ध्यान से कि ये दोनों ही जो मिरर्स होंगे ना, दे आर पार्ट ऑफ अ स्फेयर, हेंस दे आर कॉल्ड स्फेरिकल मिरर्स. ये वाला जो मिरर मैंने ड्रॉ किया है राइट साइड में, दिस इज कॉनकेव मिरर. Why concave mirror? Because concave side, this side is reflecting. Concave side is reflecting, hence it is called concave mirror. And if silvering is done on opposite side, if silvering is done on opposite side, if silvering is done on concave side, then convex side is reflecting. And if convex side is reflecting, then it is called convex mirror. Concave mirror is also called converging, and convex mirror is also called diverging. So why converging and why diverging? बिकॉज ऑफ सर जो भी लाइट रेज कॉनकेव मिरर पे आती हैं वो उनको कन्वर्ज कर देता है. नहीं, जो भी लाइट रेज और पैरेलल लाइट रेज, सॉरी सर, पैरेलल लाइट रेज, ये ध्यान रखना. कन्वर्जिंग मिरर का मतलब ये नहीं है कि सारी लाइट्स को कन्वर्ज ही करेगा. इट कैन नॉट डाइवर्ज, इसका ये मतलब नहीं है. कन्वर्जिंग नाम इसका ऐसे पड़ा है फॉर पैरेलल बीम ऑफ लाइट. इफ अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन कॉन्वेक्स मिरर, then parallel beam will diverge, and if a parallel beam is incident on concave mirror, then parallel beam will converge. तो ये जो नाम पड़े हुए हैं इनके, ये पड़े पैरेलल बीम ऑफ लाइट के लिए. ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो मैंने इसमें ये बोला कि बोथ आर पार्ट ऑफ अ स्फेरिकल सरफेस. तो देखो, अगर ये स्फेरिकल सरफेस के पार्ट हैं तो यहाँ पे कुछ चीजें आ गई, पॉइंट आ गए ध्यान रखने वाले. सबसे पहला पॉइंट आया, व्हाट इज कॉल्ड सी. सी को क्या बोलेंगे हम लोग भाई? सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. अब सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ठीक उसी तरह से सेंटर से लेके मिरर तक का जो डिस्टेंस है वो रेडियस हो जाएगा. सो आर इज कॉल्ड radius of curvature. Center of curvature is a point. ठीक है, देन अगर हम कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज पासिंग थ्रू सेंटर, एनी लाइन पासिंग थ्रू सेंटर, ठीक है ना, not necessarily any other normal, any line passing through center of curvature,
can act as a principal axis. The important point is principal axis is always perpendicular to mirror. क्या पॉइंट है? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे लिख देते हैं ऑलवेज परपेंडिकुलर टू मिरर सरफेस. देन एक और पॉइंट आता है यहाँ पे, व्हाट इज कॉल्ड पी. व्हाट इज पी? सर P is the point in the mirror. नहीं, पी का नाम तो हो गया पोल. हाँ पोल. तो व्हाट इज पोल? सर मिरर के अंदर ऐसा पॉइंट जहाँ पे रेज पड़ने के बाद सीधा निकल जाती है बिना मतलब नहीं सॉरी सर, वो वो तो लेंस में होता है. पोल इज सिंपली सर मतलब center of mirror. Center of mirror is pole. Center of mirror is pole. Center of mirror and center of curvature of mirror, दोनों बातों में फर्क है. सेंटर ऑफ मिरर से मतलब ये हुआ कि मिरर को जैसे आप सामने से देखोगे ना, मतलब मान लो मिरर को हमने हाथ में रखा है, अपने सामने से देख रहे हैं मिरर को, तो हमारे हाथ में उसने सर्कुलर शेप लिया हुआ है, तो उस सर्कल का जो सेंटर होगा दैट इज पोल. ठीक है. लेकिन जो उसका सरफेस है जो 3 डायमेंशनल है, तो 3 डायमेंशनल सरफेस का जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर है. तो दोनों पॉइंट में फर्क है. ठीक है ना. ऑल्दो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि व्हाट इज पोल? पोल इज अ पॉइंट वेयर प्रिंसिपल एक्सिस इंटरसेक्ट्स मिरर. क्यों भाई? यस सर. ठीक है. फिर एक और पॉइंट आता है, व्हाट इज कॉल्ड अपर्चर. व्हाट इज अपर्चर? अपर्चर का मतलब होता है साइज ऑफ मिरर से. ठीक है ना. फॉर एग्जाम्पल अपर्चर डायमीटर लिखा होगा कभी. ठीक है ना. या कभी लिखा होगा अपर्चर एरिया. अपर्चर मीन्स सिंपली रिफ्लेक्टिंग पार्ट ऑफ मिरर. रिफ्लेक्टिंग पार्ट और रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर. देखिए इतना पहले नोट करिए, कोई डाउट है बताइए इन सारे पॉइंट्स में. कॉन्वेक्स, कॉनकेव, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल, अपर्चर, अपर्चर डायमीटर, अपर्चर एरिया. जैसे कभी बोलेगा कि स्मॉल अपर्चर है. स्मॉल अपर्चर मतलब लाइक वी कैन से दैट कॉन्टैक्ट लेंसेज जो आते हैं, जो इनसाइड द आईज लगते हैं ना, कॉन्टैक्ट लेंसेज हैव स्मॉल अपर्चर देन नॉर्मल स्पेक्स. नॉर्मल स्पेक्स हैव लार्ज अपर्चर. तो अपर्चर सिंपली मीन्स द एरिया अवेलेबल फॉर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, द साइज ऑफ मिरर और लेंस. ठीक है. Yes, sir. Yes, sir. पॉइंट है एक इम्पॉर्टेंट रेज. important rays in case of mirrors. Suppose ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस एंड मिरर. तो इंपॉर्टेंट रेज इसमें एक तो हो गया सबसे पहले
रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्या बोलेंगे बताइए? रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होगा, ठीक है ना? और कौन से पॉइंट से पास होगा? फोकस। तो इसमें हम लोग बोलेंगे इट विल पास थ्रू फोकस। तो क्या होगा कि कॉनकेव मिरर में तो एक्चुअली फोकस से पास होगा, बट कॉन्वेक्स मिरर में एक्चुअली फोकस से पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका जो फोकस है, किसका? कॉन्वेक्स का, कॉन्वेक्स का फोकस वर्चुअल है और कॉनकेव का फोकस रियल है, ठीक है ना? इट विल डाइवर्ज, it will appear to originate from focus, it is diverging from focus and it is converging towards focus। दोनों में फर्क है ना? क्लियर है? अभी फोकस के बारे में हम और भी देखेंगे। सेकंड पॉइंट इज रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका क्या होगा आफ्टर रिफ्रैक्शन? पैरेलल। रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई लाइट रे आ रही है तो इसका मतलब है क्या ये उस सर्कल के सेंटर से आ रही है? और सर्कल के सेंटर से आ रही है मतलब ये 90 डिग्री बनाएगी। यहाँ पे मिरर से कितना एंगल बनाएगी? मिरर से 90 डिग्री बनाएगी। मिरर से 90 डिग्री बनाने का मतलब क्या? एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री होगा। और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। ऐसे ही यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 डिग्री होगा। मीन्स वो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में फिर वो वापस लौट जाएगी। देखो जिस डायरेक्शन में आ रही है उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। देखो क्लियर है? सेकंड Sir, how angle of incidence and angle of refraction is 0? भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे फाइंड करेंगे? ये जो लाइट रे मैंने बनाया है ना, मैं कहूंगा भाई इस पॉइंट पे नॉर्मल फाइंड करो। नॉर्मल किधर बनेगा? मिरर के ऊपर नॉर्मल का मतलब क्या हुआ? मिरर परपेंडिकुलर। तो मिरर का जो नॉर्मल होगा ना वो हमेशा कहाँ से पास होगा? मिरर के ऊपर हम कोई भी नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो वो नॉर्मल हमेशा कहाँ से पास होगा? सेंटर से। सेंटर से ही पास होगा। तो अगर कोई लाइन सेंटर से ही आ रही है तो इसका मतलब ये खुद ही नॉर्मल है। तो नॉर्मल के अलोंग ही आ रही है तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन दोस टू लाइंस? नॉर्मल एंड line passing through center 0 degree. So if angle of incidence 0 degree then angle of reflection also 0 degree. यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं बोलेंगे। क्लियर है ना? एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री नहीं बोलेंगे, गड़बड़ हो जाएगा। एंड थर्ड पॉइंट इज रे इंसिडेंट एट पोल, रे इंसिडेंट एट पोल reflect with same angle. तो if it is incident at an angle I with principal axis तो it will reflect at the same angle I. because angle of incidence is equal to angle of reflection, laws of reflection। For pole normal is principal axis, for pole normal is principal axis, है या नहीं है? नॉर्मल एट पोल इज प्रिंसिपल एक्सिस। तो नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के लाइट रे इंसिडेंट हो रही है
उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। नॉर्मल के साथ जितना एंगल बना के इंसिडेंट हो रही है उतना ही एंगल बना के रिफ्लेक्ट हो जाएगी। देखिए बोलिए पहले ये तीनों रे डायग्राम क्लियर है? रे डायग्राम कभी बनाने के लिए आएगा या ड्रॉ करना पड़ेगा तो हमें इन्हीं तीन में से कोई भी दो यूज कर सकते हैं, एनी टू आउट ऑफ द थ्री। यस सर। ठीक है। एक पॉइंट और इसमें कवर कर लेते हैं एंड दैट इज relation between focal length and radius of curvature. Relation between focal length and radius of curvature. तो एक डायग्राम ले लेते हैं कोई भी, सपोज कॉनकेव मिरर, और एक लाइट रे इसके ऊपर हम लोग इंसिडेंट कराते हैं which is parallel to principal axis, and suppose this light ray is incident at point M. अगर हम at point M एक नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल, तो क्या ये नॉर्मल प्रिंसिपल एक्सिस को कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? ये पॉइंट कौन सा होगा? सेंटर। क्या ये पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा सी? और नॉर्मल और लाइट रे, इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को क्या बोलेंगे? इंसिडेंट। दिस एंगल इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी आई। तो अभी बताओ कि अगर कोई लाइट रे इंसिडेंट एंगल पे आई इंसिडेंट पे आई पे इंसिडेंट हुई है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कितने एंगल पे जाएगी? आफ्टर रिफ्लेक्शन वो आई एंगल पे ही जाएगी, यानी ये वाला एंगल भी आई होगा। पहले रे डायग्राम बताइए, रे डायग्राम एकदम क्लियर जो मैंने ड्रॉ किया है? यस सर। फॉलोइंग लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन सिंपली। अब क्या है कि ये वाला पॉइंट पी है, ये जो सेंटर पे है पॉइंट पी है, क्यों भाई? सेंटर पे जो पॉइंट है वो Yes. पॉइंट पी है, और इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एफ। इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे एफ, और हमें यही वाली लेंथ निकालनी है कि ये लेंथ कितनी है, ये वाली लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, अब जरा ये बताओ कि यहां से लेके यहां तक की लेंथ कितनी है? सी टू एम। व्हाट इज डिस्टेंस सी टू एम? वो रेडियस है ना, आर होगा। आर होगा, करेक्ट। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है और ये लाइन उसको इंटरसेक्ट कर रही है, तो क्या ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? यस सर। तो ये वाला एंगल भी आई हो गया। देखते जाना ध्यान से। अच्छा, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है सी टू एफ, इसको हम लोग एक्स ले लेते हैं, और इस ट्रायंगल में ये वाला एंगल हो जाएगा 180 माइनस 2i। देखो ध्यान से पहले यहां तक 180 माइनस 2i। बोलिए, अब आप लोगों को वो पता है साइन रूल? साइन रूल बताइए। साइन आई बाई साइन आर, ये वाला सर। साइन रूल इज, सपोज इन एनी ट्रायंगल, suppose in any triangle ABC, triangle ABC, this is side A, this is side B, this is side C, तो A upon sin A is equal to B upon sin B is equal to C upon sin C. This is sine rule. It is applicable in any triangle. तो अगर हम ये
ये लॉ इसमें लगाते हैं। देखो मैं प्रूफ कर रहा हूँ फॉर्मूला, ऑल तो मुझे लगता नहीं प्रूफ की जरूरत नहीं है, बट छोटा सा ये इसलिए कर दे रहा हूँ प्रूफ। इस ट्राइंगल में ध्यान से देखो तो x के सामने का एंगल I है और r के सामने का एंगल 180 माइनस I है। तो वी कैन राइट यूजिंग साइन रूल x अपॉन साइन ऑफ I इज इक्वल टू r अपॉन साइन ऑफ 180 माइनस 2I। तो x अपॉन साइन I एंड साइन 180 माइनस 2I क्या लिख सकते हैं इसको? साइन 180 माइनस थीटा इज साइन थीटा एंड साइन 2I को अगर हम ओपन करें साइन I कॉस I में तो क्या आएगा? तो क्या ये 2 साइन I कॉस I आएगा? तो एक साइन I इधर से कैंसिल। सो व्हाट इज x? x इज इक्वल टू r अपॉन 2 कॉस I। पहले देखो यहां तक क्लियर है, फिर इक्वेशन 1 तक। यस ठीक है, अब हम यहाँ पे ध्यान से लिखेंगे फॉर, एक अप्रोक्सीमेशन लेंगे। अप्रोक्सीमेशन है फॉर पैरा एक्सियल रेज। देखो पूरा का पूरा जो रे ऑप्टिक्स है ना, इसमें ये अप्रोक्सीमेशन चलेगा ही चलेगा, ठीक है ना। पैरा एक्सियल रेज किसको बोलेंगे? जिनके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल। या तो हम बोलते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस वेरी स्मॉल, या फिर हम बोलते हैं कि रेज which are close to principal axis. Rays which are very close to principal axis are called paraxial rays, and rays which are farther from principal axis are called marginal rays. Paraxial and marginal. So if this ray is close to principal axis, then only the next expression will work because it is an approximation. तो if angle I is small, तो उस केस में cos I को क्या हम लोग 1 बोल सकते हैं क्यों भाई? तो यहां से आपका निकल के आएगा x इज इक्वल टू r/2। तो ये बताओगे कि यहां से यहां का डिस्टेंस f कितना हो जाएगा? f, तो f का वैल्यू होगा r माइनस एक्स, क्योंकि यहां से यहां टोटल कितना था? ये टोटल r है, इतना x है, तो f निकल आएगा ना यहाँ से। तो f का वैल्यू हो जाएगा r माइनस r/2। तो f इक्वल टू r/2 यहाँ से प्रूफ हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फोकल लेंथ ऑफ अ मिरर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, f इज इक्वल टू r/2। प्रूफ मुझे नहीं लगता प्रूफ की कहीं जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, बट ठीक है नोट कर लो केवल f इक्वल टू r/2 तो याद रखना ही आगे के लिए। बोलिए। यस सर। ठीक है, तो इसमें आज तो यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिरर का फॉर्मूला और मिरर के एप्लीकेशंस फिर देखेंगे एक साथ, तो ठीक रहेगा। बाकी आप अब तक के जो प्लेन मिरर वाले प्रॉब्लम्स हैं वो आप कंप्लीट कर लेना, ठीक है।